So, a very good morning to all of you. Today we will continue our chapter gravitation. तो टुडे आवर टॉपिक्स आर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है सैटेलाइट दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। बेसिकली नेचुरल जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है और अर्थ सन का सैटेलाइट है, या इवन जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे सन के सैटेलाइट्स हैं। तो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल। आर्टिफिशियल आप सबको पता है, अब हम 4G के जमाने में हैं, आगे 5G भी आने वाला है। कई कंट्रीज में तो 5G आ भी चुका है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल रहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे भी कि थोड़ा सा जीके भी पढ़ेंगे कि पहला जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ, किस देश ने लॉन्च किया, इंडिया कहाँ था, आज इंडिया कहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल दो टाइप के सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट पढ़ाने से पहले ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल एस्केप वेलोसिटी पे है। ठीक है, जुपिटर हैज अ मास ऑफ 318 टाइम्स, 318 गुना मास है उसका अर्थ से। ठीक है, और रेडियस है 11.2 टाइम्स, 11.2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो जुपिटर का मास दे रखा है, जुपिटर का रेडियस दे रखा है। हमें जुपिटर पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अर्थ से कंपैरिजन कर रखा है कि अर्थ का जो मास है, सॉरी, जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के मास से इतना गुना है, और जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से इतना गुना है। तो कंपैरिजन दे रखा है अर्थ का। अब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, 11.2। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है ना, मैंने पिछले जहां पे एस्केप वेलोसिटी डेरिवेशन के वहां पे करके 11.2 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम, और हमें फॉर्मूला पता है एस्केप वेलोसिटी का, √2gm मास ऑफ दैट प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट का निकालना हो तो, सिर्फ अर्थ का नहीं, किसी भी प्लेनेट का निकालना हो तो √2gm अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, और उसका होल का अंडर रूट। ठीक है, तो 2gm, क्योंकि g की वैल्यू, क्योंकि g की वैल्यू अर्थ के लिए भी सेम है, जुपिटर के लिए भी सेम है, तो g की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो मास ऑफ जुपिटर है वो 318 टाइम्स ऑफ m, मतलब मास ऑफ अर्थ है। तो 318, आरजे कितना है, 11.2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को लिया हमने m, रेडियस ऑफ अर्थ को लिया हमने r, तो यहां पर 318 और 11.2 को हमने अलग कर लिया, बाकी √2gm अपॉन r को हमने अलग कर लिया। अब आपको पता है ये जो 11.2 है वो किसकी वैल्यू है, √2gm अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 11.2। तो 11.2 बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है √2gm अपॉन r की, तो इसकी वैल्यू तो पता चल गई। लेकिन जो 318 है और 11.2 है, इसकी वैल्यू अंडर रूट में ही रहेगी। तो 11.2 इंटू अंडर रूट 3/318 अपॉन 11.2, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट, दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं आपके, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट, अ सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। एग्जांपल, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो जीके का जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 अक्टूबर 1957 बाय रशिया, नेम स्पुतनिक 1। अभी जो कोरोना वैक्सीन की जो बात चल रही है इंडिया में जो आई है, उसका नाम भी स्पुतनिक ही है। ठीक है, ओके, तो स्पुतनिक 1 था पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, रशिया ने लॉन्च किया था 1957 में। इंडिया एंटर्ड स्टेज, अब ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारे पास, हमने जो इंडिया ने जो लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट, वो अप्रैल 19
1975 को लॉन्च किया था। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने रशिया की सोयल से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। मतलब उस टाइम पे हमारे पास, इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम अपनी धरती से सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, तो हमें रशिया की सोयल से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ा। और आज नियरली 45 ईयर्स के बाद हम इतने सक्षम हैं कि आज पूरी दुनिया के सैटेलाइट हमारे इंडिया की धरती से लॉन्च होते हैं। ठीक है, अभी रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड है इंडिया के नाम 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का। आप सबको पता होना चाहिए, इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग सैटेलाइट थे। ओके, तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सैटेलाइट हमने पढ़ लिया, दो टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक हमने बहुत ही ऊंचा टावर बना लिया, बहुत ऊंचा टावर बना लिया, और इतना ऊंचा बनाया है कि उस टावर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहां हो? एटमॉस्फेयर के बाहर हो। कहां हो? एटमॉस्फेयर के बाहर। ठीक है, कंसीडर अ हाई टावर विद इट्स टॉप प्रोजेक्टेड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम एक हाई टावर को कंसीडर कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, और वो इतना ऊंचा बना दिया हमने कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, उसका टॉप वाला जो पॉइंट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। तो अगर हम वहां से कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कराएं, अब आपको यूनिट नंबर 2 में आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन दो चीजें पढ़ी है। यहाँ पे हम कौन सी प्रोजेक्शन कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कि मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को हम अलोंग द हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ कवर करेगी और अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाएगी। मान लो वो पॉइंट है ए, फिर क्या कर रहे हैं हम? फिर दोबारा हम उस हाइट से एक और बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन अब हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, स्लाइटली इंक्रीज कर दी, तो मान लो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी बढ़ जाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ेगा तो मान लो वो कहां पर आके गिरा? बी पर। अब अगर हम तीसरा भी केस लें कि मान लो थोड़ी सी वेलोसिटी उसने और बढ़ा दी, तो एक और जगह गिरेगा, मान लो वो गिरा सी पर। ठीक है, और ऐसे अगर हम धीरे धीरे अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अर्थ की सरफेस पे नहीं गिरेगा, और उस वक्त वो अर्थ का सैटेलाइट बन चुका होगा। यही है इसमें लिखा हुआ। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप इसमें क्लियरली जान पाओगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? एक टावर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिसका टॉप जो पॉइंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है। ठीक है, और उसको अगर हम वहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकें, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कराएं, तो शुरुआत में वो अर्थ पे गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अर्थ पे नहीं गिरेगा, उस टाइम पे वो अर्थ का सैटेलाइट बन गया। और अगेन आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अपने आप नहीं जा सकता, और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी अपने आप नहीं आ सकता। तो ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, मतलब कोई इंजन लगा हो तो अलग बात है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना कॉस्टली होता है जो फ्यूल रॉकेट्स में डलता है। और कभी आप अगर आपको पता है, आजकल इससे पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया, व्हाई मल्टी स्टेज रॉकेट्स आर यूज्ड। मल्टी स्टेज रॉकेट्स क्यों यूज करते हैं? फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। और जब फ्यूल का कंजर्वेशन हम कर पाएंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्ता भी तो होगा। ये भी तो हमें सोचना है, क्योंकि वो फ्यूल बहुत कॉस्टली होता है, और उससे इतनी ज्यादा गैसेस निकलती हैं कि जहां पर वो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो जगह है जहां से लॉन्च होता है सैटेलाइट, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है वो, ठीक है, वहां वो पर्टिकुलर प्लेस बना रखा है। जब वो लॉन्च होता है तो अगर उस एरिया में कोई अगर पक्षी आ गया तो बेसिकली वो, या कोई भी इंसान भी आ गया तो वो जल जाएगा, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वहां पर। इसीलिए 5 या 10 किलोमीटर का रेडियस बिल्कुल खाली कर दिया जाता है।
क्योंकि अगर जिस टाइम पे वो लॉन्च हो रहा है उस टाइम पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर आ गया तो इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो जल जाएगा। ओके, तो बेसिकली वो जो रॉकेट होता है वो करता क्या है, वो बस उस सैटेलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके छोड़ देता है। और आपको पता है आजकल क्या होता है कि जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जाता है उसमें उसके जो पार्ट्स हैं वो अर्थ पे लगातार गिरते रहते हैं, मतलब वो छोटा होता जाता है। आई थिंक ये सब बच्चों को पता होगा और सब बच्चों ने देखा भी होगा, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं, आप सबको पता हो। तो रॉकेट का काम क्या है उसका, बेसिकली रॉकेट का काम है कि उसे ऐसे सीधा, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो रॉकेट का काम है कि उसे सीधा यहां तक ले जाए, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाए। उसके बाद वो रॉकेट का काम पूरा हो जाता है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं, वो छोड़ देते हैं सैटेलाइट को। और जब छोड़ दिया तो अपने आप सैटेलाइट, वो जो जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगा और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो रॉकेट का काम इतना है कि उसको इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने का काम है रॉकेट का। बेसिकली वो रॉकेट या इंजन जो भी उसमें लगा हुआ है उसका यही काम है कि उसको इस हाइट पे पहुंचाने का है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकालना है उसको बस। इसीलिए तो हमने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म, अब हम इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे जो पहली टर्म है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी तक पढ़ा था आपने एस्केप वेलोसिटी। देखो पहले आप उस ऑब्जेक्ट को या उस सैटेलाइट को एस्केप कराओगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, आप उसको पहले बाहर निकालोगे, उसके बाद ही तो वो ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो इसीलिए पहले आपने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा, अब आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और नाम से पता चल रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब हमने क्या माना, अर्थ का रेडियस है r और मान लो वो जो सैटेलाइट है उसकी हाइट है अर्थ के सरफेस से h। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट सैटेलाइट इज r प्लस h। यहां ध्यान रखना, यहां पर जो रेडियस है उस ऑर्बिट का वो r प्लस h है, r नहीं है। हम यहां पे ऑर्बिट का रेडियस लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन for orbital velocity, let m be the mass of the earth, h be the height of the satellite from surface of earth, ठीक है। r plus h be the radius of the circular orbit। यहां मैं बना भी देता हूं आपके लिए, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो यहां जो वेलोसिटी है वो vo है, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, ठीक है। अब मान लो अर्थ का रेडियस कितना है, ये इसका सेंटर है अर्थ का O, रेडियस हो गया कैपिटल R, ठीक है। और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जो हाइट है वो है h। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वो, या सैटेलाइट जो भी है, ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, m मास का, ठीक है। और यहाँ पे मास कितना है, कैपिटल M। तो जो बेसिकली O से लेके, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके अगर उसका डिस्टेंस हम देखें तो कितना हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। ओके, तो अब आपको पता है सबसे पहले दो लॉ लगाओगे आप। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू जी m1 m2। m1 कितना है, m2 कितना है, स्मॉल m। और डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, r प्लस h और उसका स्क्वायर। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अच्छा अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, अब आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी बॉडी अगर एक फिक्स सेंटर के साथ लगातार घूम रही है तो वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो m v की जगह यहाँ पे vo आ जाएगा और r प्लस h, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो r प्लस h का है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो दोनों f के फॉर्मूले हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहां से vo का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। तो ये है इन टर्म्स
ऑफ कैपिटल जी। ये तो आ गया कैपिटल जी की टर्म्स में, ठीक है। अब आपको पता है जब कैपिटल जी की टर्म्स में निकाला है तो स्मॉल जी की टर्म्स में भी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है जी का फॉर्मूला। देखो 9th में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, क्योंकि वहां पर आपका बेस बनाना था। और आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अभी तक हमने जितनी भी डेरिवेशंस की है वो इन दोनों डेरिवेशंस के बिना नहीं हो सकती, इन दोनों फॉर्मूलेस के बिना नहीं हो सकती। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता, तो ये वाला चैप्टर करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए 9th क्लास में आपको ये चीजें पढ़ाई गई अच्छे से, ताकि 11th में आपका एक बेस बन जाए। क्योंकि जितनी भी हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी इन दो फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले पे, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं उनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, जीएम की जगह पुट कर देंगे जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ओके। वी ओ इज इक्वल टू आर अंडर रूट जी, कैसे आए ये, आर का स्क्वायर है ना तो आर बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। अब स्मॉल जी के टर्म्स पे भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कैपिटल जी के टर्म्स पे भी आ गया। अब अगर इसमें हम केस माने इफ हाइट अबव द ग्राउंड इज वेरी लेस, मतलब अगर h की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, मतलब h की वैल्यू हो जाए, अब जैसे रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, h की वैल्यू मान लो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी हो जाए इवन, ठीक है, तो वो बहुत कम है। तो हम उसको r प्लस एच को नियरली इक्वल टू r लिख सकते हैं। और जब हम r प्लस एच को नियरली इक्वल टू r लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, स्मॉल जी की वैल्यू सबको याद है कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर नॉट इन किलोमीटर 6.4 10 की पावर 6 मीटर, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमने इसी फॉर्मूले को रिलेट करना है, अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी को रिलेट करना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, अब आपने पढ़ा पीछे एस्केप वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या, फॉर्मूला क्या था, वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। तो वीओ कितना हो जाएगा, वीओ कितना है अंडर रूट जी आर, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो तो रूट 2 का फर्क है, तो वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी नोट। आप करके भी देख लो इसको, वीई की वैल्यू कितनी है 11.2, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और वीओ की वैल्यू 7.92। तो अगर आप 1.414 को मल्टीप्लाई करोगे 7.92 से तो आपका आंसर नियरली 11.2 ही आएगा। तो ये रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप। कई बार दिया होता है कि एस्केप वेलोसिटी इतनी है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी डायरेक्ट, और ऑलरेडी आई हैव टेल यू कि इस बार 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पास ज्यादा है, 3 नंबर के क्वेश्चन कम है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग टाइम पीरियड निकालना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या निकालनी है आपको, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक बॉडी एक कंप्लीट सर्कल लगाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना उस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना उस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। तो एक फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज हमने स्पीड निकाल ली है ना, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली है तो हमें स्पीड पता है, और हमें यह भी पता है कि उसका रेडियस कितना है, तो रेडियस पता है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक सर्कल का, अगर कभी भी आए कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो वहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
ओके, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस कितना है r प्लस एच, और वेलोसिटी कितनी है vo का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर हम vo का फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच, कैपिटल जी वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अंडर रूट जी एम, ये आ जाएगा। तो ये अगेन ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। अब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी की जब हम बात करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, gm की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जी आर स्क्वायर। अब ये किसकी टर्म्स में आ गया, स्मॉल जी के टर्म्स में आ गया। इज दैट क्लियर? ये कैपिटल जी की टर्म्स में ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये स्मॉल जी की टर्म्स में। अब हमने एक और टर्म में निकालना है, अर्थ के डेंसिटी के टर्म्स में भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, पुटिंग इन फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला जो हमने फॉर्मूला लिया हुआ है कैपिटल जी के टर्म्स में, वहां पर जहां पे m लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब रो, वॉल्यूम इतना है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी है रो। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो इसको पुट कर देंगे m की जगह। जब पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, अच्छा यहां पर एक स्टेप जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा, ठीक है, वो ध्यान रखना है। क्यों? यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 पाई दिया हुआ है, यहां पर आपको 2 पाई दिया हुआ है ना, वो अंडर रूट के बाहर है, और अंदर भी आपके पास 4/3 पाई है। तो मुझे पता है मैं इससे इसको काट सकता हूं और ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2 पाई है ये अंदर जाए और ये 4 पाई को निग्लेक्ट करे यहां से। तो कैसे कर सकता हूं, देखो यहां पे 2 पाई लिखा है ना, ठीक है, 2 पाई लिखा है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो कितना लिखा होता, 4 पाई स्क्वायर। कितना लिखा होता, 4 पाई स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, सब चीजें वही रहेंगी, बस 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। और ये मैं कर क्यों रहा हूं, ताकि ये r प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी, अच्छा ये जो 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 मैं यहां लिख रहा हूं, 3 4 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसल, पाई स्क्वायर का स्क्वायर कैंसल, एक पाई से, तो ये बचा 3r प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी आर क्यूब। ओके, अब आगे डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारे पास ये बचा था, ये सब कुछ कट गया, पुट कर दिया, तो ये बचा 3 पाई आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी आर आर क्यूब अपॉन इंटू रो। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किस टर्म्स में आया, ये फॉर्मूला आया हमारा डेंसिटी के टर्म्स में। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला हमने कैपिटल जी की टर्म्स में निकाला, स्मॉल जी की टर्म्स में निकाला, और कैपिटल और डेंसिटी की टर्म्स में भी निकाला है। ठीक है, ठीक है। अब इफ सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द अर्थ, सो h नियरली इक्वल टू 0, सो h नियरली इक्वल टू 0, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी। ये फॉर्मूला कहां से आया, अगेन सेम चीज कि अगर h बहुत कम है तो r प्लस एच की जगह हम क्या लिख देंगे, नियरली इक्वल टू r। ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था इससे पहले वाला, कैपिटल जी वाला जो फॉर्मूला आया था, वहां पर हमने पुट करना है आर प्लस एच का क्यूब था ना वहां पर, तो क्या क्या रह जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा। ओके, ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी इज इक्वल टू, और अगर हम यहां पे भी पुट करें आर की वैल्यू, आर प्लस एच की वैल्यू आर के इक्वल, तो यहां पे भी क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3 पाई आर का क्यूब अपॉन जी
आर का क्यूब रो, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी रो, ये बचा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, अब इसमें हम पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी में अगर हम पुट करें वैल्यूज तो हमारे पास आती है ये वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5078 सेकेंड इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स। हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, अब हम क्या करेंगे, हाइट निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच का क्यूब अंडर रूट में सब कुछ है ये, ठीक है, अपॉन जी आर स्क्वायर, जो हमारे पास कैपिटल टी का जो फॉर्मूला आया था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, वही हमने लिया उसको, और हमने क्या कर दिया, हमें उसमें से एच का फॉर्मूला निकालना है। बड़ा इजी है, आपको मैथ्स में अगर थोड़ा सा है तो मैथ्स आराम से आप इसमें लगा सकते हो कि आपको सिर्फ एच चाहिए, यहां से इस वाले फॉर्मूले से आपको एच चाहिए, तो आप कैसे एच निकालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो टी स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर आर प्लस एच, ये इसका अंडरूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से इसका अंडरूट हट जाएगा, ठीक है, तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर बचा, जी आर स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अब उसको हम और सोल्व करेंगे, साइड टर्म्स को इधर ले आएंगे, बिकॉज हमें सिर्फ एच का फॉर्मूला चाहिए, तो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब आ गया। अब एक काम करना है, मुझे इस क्यूब को हटाना पड़ेगा बिकॉज मुझे सिर्फ एच चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैं क्यूब रूट ले लूंगा, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू 3, ये क्यूब रूट इसका, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू दिस, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसकी पावर 1/3 दिखा सकते हो आप इस टर्म की, ये जो टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे एच, तो ये एच का फॉर्मूला। नेक्स्ट टर्म है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसमें आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले आता है, ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, तो L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, mvr बना ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब मास कितना है बॉडी का, स्मॉल m, और वेलोसिटी कितनी है vo ऑर्बिटल वेलोसिटी, और रेडियस कितना है उसका r प्लस h, तो vo का फॉर्मूला पुट कर दोगे जो आपने निकाल के रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला पुट करोगे, आप देखो यहाँ पर r प्लस एच है और यहाँ पे r प्लस एच है, ये ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है 2/√2, तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे, जैसे ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन 2/√2, तो इसका आंसर मैं अगर √2 लिख दूं तो गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है, अगर मैं इस 2 को लिखूं √2 इंटू √2, तो क्या रॉन्ग है, नहीं, सही है, मैथ्स के अकॉर्डिंग तो √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे r प्लस एच का रूट है और यहाँ पे r प्लस एच है, तो आंसर कितना आएगा, √r प्लस एच, क्योंकि r प्लस एच को मैं लिख दूंगा √r प्लस एच इंटू √r प्लस एच, एक तो कट जाएगा लेकिन एक तो बचेगा, ठीक है, तो gm रूट में है, r प्लस एच भी रूट में आ गया, ये दोनों जब कट जाएंगे तो, लेकिन ये जो m है ये m रूट के बाहर है, तो अगेन हम वही वाला स्टेप करेंगे, जब हम इस m को अंदर लेके जाएंगे तो इस m का स्क्वायर हो जाएगा, तो L का फॉर्मूला है √gm कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल m पे स्क्वायर रूट नहीं था
जब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा इस पे, ठीक है, r प्लस एच। लास्ट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब आपको पता है हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी अगर हम पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल r मान लेंगे r प्लस एच के इक्वल, मतलब रेडियस को मान लेंगे r प्लस एच। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो v का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट जी एम बाय आर, उसका स्क्वायर। जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एम जी एम एम अपॉन आर। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से दो रिलेशन आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, डबल है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम से पता चल रहा है जियो, जियो फॉर अर्थ। जियो कहां यूज करते हैं, अर्थ के लिए, और स्टेशनरी कहां यूज करते हैं, जो रेस्ट पर हो, ठीक है, जो रेस्ट पर हो। अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब बेसिकली ये अर्थ की कॉपी करता है, ये सैटेलाइट बेसिकली अर्थ की कॉपी करता है। अर्थ की स्पीड में जितना चेंज आएगा ये अर्थ के साथ, आप सब लैपटॉप चलाते होंगे, लैपटॉप में एक टर्म आती है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज वर्ड का मतलब होता है जिस तरह से कोई दूसरी मशीन काम कर रही है उसी तरह से दूसरी जो उसको देख रही है वो भी उसी तरह से काम करे। तो इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, ये लिखा हुआ है यहां पर, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। बेसिकली क्या करता है, ये लगातार अर्थ का डाटा रिकॉर्ड करता रहता है, ये लगातार अर्थ का डाटा रिकॉर्ड करता है कि अर्थ इस वक्त किस तरफ घूम रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, और ये डाटा जो लेता है ये उसी डाटा को अपनी मशीन में फीड करता है, और फिर जिस स्पीड से अर्थ घूम रही होती है ये भी उसी स्पीड से घूमता है। अगर अर्थ की स्पीड में कोई चेंज आएगा तो इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। बेसिकली ये अर्थ का जितना भी डाटा है उसको पकड़ता है और फिर उसी डाटा के हिसाब से अपनी जो स्पीड है उसको कम या ज्यादा करता है। जब आपने कैप्लर्स लॉ पढ़े होंगे तो आपने एक चीज वहां पे नोट की होगी, आपको बताया गया होगा कि जब अर्थ सन के चारों चक्कर लगाती है तो जब वो सन से दूर होती है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब वो सन के पास आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। तो अर्थ की स्पीड भी कम ज्यादा होती है, ओके, बट उसका एक पैटर्न है। तो उसी पैटर्न का जितना भी डाटा है वो इस सैटेलाइट से लगातार सिंक्रोनाइज होता रहता है, और जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट करती है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, ये भी उसी डायरेक्शन में करता है। तो आप सबको पता है कि जब दो बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। दो ट्रक हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। समझ आ रही है। तो बेसिकली ये अर्थ की कॉपी कर रहा है, ये एक तरह से जितना भी डाटा अर्थ का होता है इसमें फीड कर दिया जाता है सैटेलाइट में, और ये सैटेलाइट उसी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को और अपनी स्पीड को चेंज करता है। और इसीलिए अर्थ का टाइम पीरियड कितना है अपनी एक्सिस पे रोटेट करने का, 24 आवर है ना, 24 आवर। इस सैटेलाइट का भी जो मतलब टाइम पीरियड है वो भी 24 आवर। आगे आप इसी कंडीशन में पढ़ोगे, ठीक है। मेनली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा यहां पे मैं आपको बता दूं कि रशिया ने भले ही पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, बट रशिया ने ज्यादातर स्पाइंग के लिए लॉन्च किए थे सैटेलाइट,
ठीक है, वार्स के लिए यूज किए थे, उन्होंने युद्ध के लिए यूज किए थे। बट जो अमेरिका ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब अमेरिका वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। पहला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं जियो सैटेलाइट को, अगर किसने लॉन्च किया था तो वो अमेरिका था। रशिया ने वार के लिए सैटेलाइट जरूर लॉन्च किए थे, स्पाइंग के लिए, ठीक है, बट अमेरिका ने मतलब कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए उसको बेटर बनाने के लिए जियो सैटेलाइट लॉन्च किया था पहला। ओके, अच्छा, हाइट वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमें पता है अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 24 आवर, 86,400 सेकेंड। रेडियस कितना है अर्थ का, 6400 किलोमीटर। जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। हम इसे किलोमीटर पर सेकेंड में बना लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे किलोमीटर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में करेक्ट कर लेना, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा हमारे पास नियरली 36,000 किलोमीटर, नियरली 36,000 किलोमीटर। तो कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पेपर में आता है, कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है या जिस सेंस में अर्थ रोटेट करती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में इसकी रोटेशन होनी चाहिए। दूसरा, अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ एवोल्यूशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज 24 आवर, इसका भी 24 घंटे ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 24 घंटे होना चाहिए। और तीसरा जो हमने निकाला, इसकी हाइट 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए, 36,000। तो ये तीन कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में है। ओके, यूजेस मेनली तो सब कम्युनिकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग में भी कर सकते हैं, बट वेदर फोरकास्टिंग के लिए मेनली पोलर सैटेलाइट है, ठीक है। इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। अच्छा, कम्युनिकेशन में सब कुछ आता है, आपका जीपीएस भी आता है इसमें, जो आपके फोन में जीपीएस है, जो आपको मैप्स बताता है ना, वो सब कुछ आता है इसमें। अच्छा, लास्ट टॉपिक, पोलर सैटेलाइट, अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट्स। अर्थ के दो ऑर्बिट हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैं अर्थ बना रहा हूं, ठीक है। एक ऑर्बिट हो गया ऐसे, इसे कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और एक हो गया, अब ये आपको पता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, एक ऑर्बिट हो गया ऐसे वर्टिकल। तो यहां पे पोलर ऑर्बिट्स, ये पोलर ऑर्बिट होता है, ये वाला वर्टिकल जो है पोलर ऑर्बिट, और स्लाइटली एंगल्ड या इंक्लाइंड ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट। यूजेस, पोलर सैटेलाइट आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, और ये जियो स्टेशनरी से ज्यादा एक्यूरेट डाटा देते हैं वेदर फोरकास्टिंग पे, ठीक है। जियो ओजोन लेयर में होल की बात भी बहुत उठी थी जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे। ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट फर्स्ट, ये पहला पोलर सैटेलाइट था जो इंग्लैंड वालों का था, ब्रिटिश लोगों का था, डिटेक्टेड द होल इन ओजोन लेयर एज दे आर क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है। तो पोलर जो सैटेलाइट होते हैं वो वेदर मॉनिटरिंग के लिए ज्यादा विश्वसनीय है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा जो विश्वसनीय है या ज्यादा जो एक्यूरेट है वो पोलर सैटेलाइट है, और पोलर सैटेलाइट ने ही सबसे पहले डिटेक्ट किया था ओजोन लेयर में होल को, ठीक है। और लास्ट, दे आर यूज्ड फॉर स्पाइंग वर्क फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अभी इंडिया ने जो स्ट्राइक किया था वहां पर भी इसका बहुत यूज हुआ था, और उसी से मतलब जितने भी जो बालाकोट वाला कोई भी जो स्ट्राइक हुआ था वहां पर इसका बहुत यूज हुआ था, ठीक है। और उससे हमने एग्जैक्ट ठिकाने ढूंढे कि कहां कहां छुपे हैं, और उसी हिसाब से हमने स्ट्राइक प्लान किया था। ओके, सो दैट्स इट, योर चैप्टर इज ओवर।